स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेसी बोस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, जेसी बोस विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही हर भारतीय को होता है गर्व। किरण चौधरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं किरण चौधरी। कहा, जिन विधायकों ने समर्थन दिया उन सभी का धन्यवाद। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें भाजपा के दफ्तर से बटेंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया भाजपा की टीम भी। विधानसभा चुनाव में विनेश के गांव और मनु के ननिहाल दादरी में होंगे स्पेशल बूथ डिजाइन। खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल बूथ करवाए जाएंगे डिजाइन। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करनाल में 2 ईवीएम मशीनों की चेकिंग। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने 80 में लगाई थी पिटीशन। दिव्यांशु ने ईसी के अधिकारियों के सामने रखे थे 3 पॉइंट। और अब खबरें विस्तार से। फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विश्वविद्यालय में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि पहुंची, तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह के दौरान वर्ष 2023 में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि जेसी बोस विश्वविद्यालय पिछले 5 दशकों से विद्यार्थियों का कौशल और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के 2.5 करोड़ की जनता की तरफ से राष्ट्रपति के पधारने पर उनका धन्यवाद किया। जरा देखिए। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपनी उपस्थिति से छात्रों का उत्साहवर्धन किया है। दीक्षांत समारोह का आयोजन किसी भी विश्वविद्यालय तथा उपाधियों से विभूषित होने वाले छात्रों के लिए भी गौरव का क्षण होता है। यह जीवन का मात्र एक पड़ाव है। भारत में दीक्षांत समारोह की परंपरा भी सदियों पुरानी है। उपनिषदों में भी इस गौरवशाली परंपरा का उल्लेख है। इस अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को सत्य बोलने, कर्तव्य का पालन करने और स्वाध्याय में आलस्य नहीं करने की दीक्षा देते थे। देवी और स्वजनों, आज जेसी बोस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष रूप से सराहना करती हूँ। विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने और उनकी सफलता में निरंतर योगदान देने के लिए मैं सभी प्राध्यापकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी लगभग 43% बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि ये अनुपात और भी बेहतर हो। किरण चौधरी ने राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। राज्यसभा उपचुनाव में हरियाणा से भाजपा की उम्मीदवार किरण चौधरी ने ये कहा कि सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायकों का धन्यवाद करती हूं। हमारे परिवार का भाजपा के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। सुनिया क्या कुछ कहा। आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे सभी विधायक
यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें भाजपा के दफ्तर से बटेंगी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा की टीम भी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को नहीं उतारने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के बिग बॉस का हुक्म मानने की बजाय भाजपा के बिग बॉस का हुक्म मानते हैं। जेल के डर से बचने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। बीजेपी ने किरण चौधरी जी को टिकट दी है और कांग्रेस और विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर साबित है। कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आज ये प्रूव हो जाता है कि बिग बॉसेस का इशारा मानते हैं, अपनी पार्टी के बिग बॉसेस का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बिग बॉसेस के इशारे पर चलते हैं। सिर्फ जेल के डर से बचने के लिए, जेल की सलाखों से बचे रहने के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। सारा हरियाणा देख रहा है, सारे हरियाणा के सामने सब पर्दे खुल गए। अगर फिर भी किसी के कान पर, नाक पर, आंख पर पट्टी लगी हुई है तो फिर ये उसकी गलतफहमी है। आज भी अगर भूपेंद्र हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं कहोगे तो मेरे हिसाब से डूब मरना चाहिए। आज तो ये प्रूव ही हो गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथों की कठपुतली है। जैसे कठपुतलियां नाचती हैं वैसे नाचते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। तो इस बार विधानसभा चुनावों में ओलंपियन खिलाड़ियों के गांव और ननिहाल में खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशल बूथ डिजाइन होंगे ताकि युवाओं में खेलों की भावना बढ़ाई जा सके। इसके लिए प्रशासन के द्वारा विनेश फोगाट के गांव बलाली और मनु भाकर के ननिहाल, चरखी दादरी में ऐसे बूथ बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा इस बार चुनाव में विनेश फोगाट या मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी राहुल नरवाल ने इसके बारे में जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए। हमारी तैयारियां चल रही है, जैसे कि एफएलसी हमारी ईवीएम्स की हो चुकी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स लग चुके हैं और जैसे ही हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो हमारे एसडीएम्स रेडी हैं नॉमिनेशन को लेने के लिए। देखिए, शांतिपूर्ण मतदान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। अभी हमारे टोटल वोटर्स जो हैं 4,05,536 हैं और जो पिछली बार हुआ था ऐसा ही प्रोसेस हम रखेंगे। वोटर स्लिप, इन्फॉर्मेशन स्लिप हम टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सभी को पता लग सके कि उसकी वोट किस बूथ पे है। इस बार लोकसभा के कंपैरिजन में 2 बूथ एक्स्ट्रा जिला चरखी दादरी में बनाए गए हैं। पहले 482 थे, अब 484 हो गए। हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हम बनाने जा रहे हैं, जैसे पिंक बूथ है। इस बार हम ओलंपियंस और रेसलर्स को लेकर, उनके ब्रांड को लेकर या उनकी थीम को लेकर हम पोलिंग स्टेशंस नया बनाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर हमने डिसाइड नहीं किया है अभी अगर मनु भाकर जी या विनेश फोगाट जी या कोई भी ऐसा जो हमारा एक जिला चरखी दादरी का निवासी हो और एक देश पे उसने नाम किया हो, उससे हमारी बातचीत चल रही है। अगर वो एग्री करेंगे तो हम उसको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। आरक्षण बचाने को लेकर दलित समुदाय के लोगों की तरफ से भारत बंद की कॉल थी और ऐसे में
यमुनानगर में भी दलित समाज के नेताओं ने एकत्रित होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हालांकि दलित समाज के नेताओं को देख एक बार पुलिस की सांस फूल रही थी और भारी पुलिस बल को कई चौकों पर तैनात किया गया था। ऐसे में नेता रोड पर जाम लगाने की फिराक में थे और गाड़ियों के काफिले लेकर अनाज मंडी गेट पर पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे इस बात की भनक पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस प्रशासन ने मंडी गेट के बाद बैरिकेड्स लगाकर उन्हें अंदर आने से रोक दिया। प्रोटेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का पहले अगस्त 2024 को निर्णय है ना SC/ST वर्गीकरण के बारे में और क्रीमी लेयर के बारे में, वो संविधान के अनुरूप नहीं दिया, वो संविधान के खिलाफ है। उसको कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ये फैसला दे। तो ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट ही कर सकते हैं इसमें अमेंडमेंट, वो उनको कोई अधिकार नहीं है। ये जो फैसला है ये वापस होना चाहिए और ये जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया गया उसको रद्द किया जाए। पार्लियामेंट में ये कानून लाया जाए कि भी ये हम वापस ले रहे हैं। आज भारत बंद की कॉल थी। हाँ, आज भारत बंद की कॉल थी। ये ऑल इंडिया लेवल पे ये प्रोटेस्ट था और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और हमने अपील की थी भी शांतिपूर्ण ढंग से हम ये प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे DC साहब को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी है उसको ये ज्ञापन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति को जाएगा। करनाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 EVM मशीनों की चेकिंग की गई है। जी हां, करनाल के ITI में कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को लेकर चेकिंग की गई। दरअसल दिव्यांशु बुद्धिराजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि लोकसभा चुनावों में EVM मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसको लेकर उन्होंने 4 EVM मशीनों के बारे में बताया था और कोर्ट ने आदेश देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आपको कैंडिडेट को संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन खाना पूर्ति के तौर पे आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंदर जो है कार्रवाई की गई। मैंने 3 रिटर्न रिक्वेस्ट दी थी क्योंकि ये टेक्निकल काम है और मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूँ। इन चिप्स के साथ कैसे छेड़छाड़ होती है, प्रोग्रामिंग में कैसे छेड़छाड़ होती है, मैं बखूबी समझता हूँ। लोगों के सामने एक मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि जिस प्रोसेस के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस EVM के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लोगों के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट लगाई थी और आज बड़ा ही दुखी मन से बात कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें जब मैंने इनके सामने रखी तो इनके हाथ पांव फूल गए। क्या क्या 3 चीज़ें? पहली चीज़ मैंने इनके सामने रखी, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि अगर मशीन के अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई प्रोग्रामिंग हुई है, तो वो प्रोग्रामिंग पोलिंग के दिन के लिए हुई होगी। जो आप समझते हैं अगर वोट में कोई गड़बड़ है तो मशीन में प्रोग्रामिंग हुई होगी उस दिन के हिसाब से। और EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर कभी भी डेट और टाइम चेंज हो सकता है। मैंने कहा अगर आप मुझे कुछ आज वोट डाल के चेक कराना चाह रहे हैं, बेसिकली आज का प्रोसेस था कि आप 50 वोट कांग्रेस को डालें और VVPAT की पर्चियों से मिलान करें। मैंने कहा मैं करूंगा, लेकिन पहले आप इसके अंदर डेट रीसेट करके आप 25 मई की डेट डालो जिस दिन वोटिंग एक्चुअल में हुई थी। मना कर दिया। जब उसके अंदर डेट और टाइम रीसेट हो सकता है तो क्यों इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से भाग रहा है? फतेहाबाद से चंडीगढ़ जाने वाली राज्य परिवहन विभाग की बस जमालपुर में रेलवे पुल बनने के चलते कच्चे रास्ते से जा रही थी कि अचानक पलट गई। बस में बैठे 4 दर्जन यात्री घायल हो गए। गांव के नजदीक होने के चलते ग्रामीणों ने भागकर बस में से यात्रियों को बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया, जहां कुछ यात्रियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ उपचाराधीन हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कहिए बहुत ही आई है, कौन ना कौन हो कैसे। फिर आपको कैसे निकाला गया बाहर? मामा तो पता ही कौन पता कैसे। शीशे के अंदर आगे की खिड़की है ना, खिड़की आगे ड्राइवर के पास में बैठी थी मैं, तो ड्राइवर मेरे ऊपर से चढ़ा ना, तो मैं कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे को तो होश कौन लिया, तो देख तो मैं कि आप बेहोश हो गए? हाँ, तो मैं कि ये क्या हो गया कब जिस तरह। अब आप स्थिति कैसी है आपकी? ठीक है आप? हाँ, थोड़ा मेरे को सुन उतरी है सारी, आज फिर तो सुन है अभी भी। जाम लगाया जी। आज सुबह सुबह सरकारी बस जा रही थी रोडवेज की, वो पलट गई। उसमें बच्चों के चोटें भी बहुत काफ़ी लगी हैं, लोगों की जान बची है। सारे गांव ने रल मिलकर उनको बाहर निकाला, उनकी जान बच गई। मेन समस्या ये है जब से रोड बनने लगा, जब इसे विवाद चल रहा है इसका, जहाँ सेंटर में रोड आ रहा है वहाँ सरकार ने नहीं बनाया, महकमे ने नहीं बनाया। इसकी एप्लीकेशन भी लगाई गाँव वाले ने, SDM का भी लगाई। SDM ने देख के वगैरह कहता हल कराऊँगा, बिल्कुल सिद्धि है इसमें, बल देखो कितने हैं। और जब अगले दिन गांव वाले गए 20-50 आदमी, गांव वाले गए 20-50 आदमी, SDM का जाओ है तो तुम्हारा आपका खुद का मैटर है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ समय से जमालपुर का पुल बन रहा है, उसके कारण गाड़ियों को वाया करके आना पड़ता है और वाया करने में जो सिंगल रोड है जिसके कारण कोई साधन आगे से आ जाता है तो साइड देने के लिए जगह नहीं बचती।
आज भी वही है, मिट्टी डली हुई थी वहाँ पे। ड्राइवर ने सोचा चलो मिट्टी पक्की होगी, उसने साइड में गाड़ी लगाई, गाड़ी वो वहाँ से पलट गई है। कुछ सवारियों को चोटें वगैरह आई, चोट वगैरह डॉक्टर साहब से मिला था, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी मामूली चोट है। कितने लोगों को चोट लगी? लगभग 20 के आसपास बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को पूछा तो वो कम बता रहे हैं। बस में कितनी सवारियाँ? लगभग 40-50 के आसपास सवारियाँ होंगी बस में। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो फतेहाबाद से चंडीगढ़ जा रही थी। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।